चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं अप्रत्यक्ष कर के बारे में। इसके पहले हमने प्रत्यक्ष कर के बारे में पढ़ा और कुछ बेसिक चीज़ें जाने हैं कर के संबंध में, तो हम उसको देख लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पे जो है प्रत्यक्ष कर के संबंध में बहुत सारे टैक्स पढ़े, जैसे कि आयकर है, उपहार कर है, निगम कर है, न्यूनतम वैकल्पिक कर जिसे एमएटी बोला जाता है, और पूंजी लाभ कर। इसके बाद हमने कुछ अन्य प्रकार के प्रत्यक्ष कर देखे, जैसे व्यय कर है, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स है, लाभांश वितरण है, उसके बाद वस्तु विनिमय कर। तो ये चारों हमने देखे। उसके बाद अब हम बात करते हैं अप्रत्यक्ष करों की। तो अप्रत्यक्ष कर होता क्या है, जैसे कि मैंने बताया था आपको, यानी कि करापात। करापात मतलब जो जिस पर जो है भार आ रहा है, और मतलब जो जिस व्यक्ति पर कर लगाया जा रहा है, और कराघात यानी कि जिस पर भार आ रहा है, ये दोनों अगर अलग अलग है, मतलब ये व्यक्ति अलग है और ये व्यक्ति अलग है, तो यहाँ पे इसको हम बोलेंगे अप्रत्यक्ष कर। और अप्रत्यक्ष कर जो है वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगाया जाता है। मतलब यहाँ पे अगर बात करें वस्तुओं जो है और सेवाओं पर, वस्तुओं और सेवाओं पर यहाँ पे इसको लगाया जाता है, और इसमें कर के भार को स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, स्थानांतरित मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में यहाँ पर ट्रांसफर किया जाता है, स्थानांतरित किया जाना संभव होता है। इसमें कराधान और करापात अलग अलग बिंदुओं पर होते हैं। जिस प्रकार हमने प्रत्यक्ष कर के बारे में पढ़ा था, वहाँ करापात और कराधान एक ही व्यक्ति पर, मतलब एक ही बिंदु पर होते हैं, और इसमें जबकि अलग अलग होते हैं। इसमें करारोपण की जो प्रणाली है कठिन होती है, तथा अनुमान लगाना भी यहाँ आसान नहीं होता। अनुमान लगाना आसान नहीं होता मतलब कितना कर लगेगा ये भी यहाँ पे संभव नहीं होता। ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है किसके अंतर्गत, जो अप्रत्यक्ष कर है उसके अंतर्गत। इसके बाद हम देखें तो ये जो है, मतलब ये जो कर है वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन तथा उनके क्रय विक्रय पर लगाए जाते हैं। वस्तुओं व सेवा एक दूसरे से दूसरे व्यक्ति में हस्तांतरित की जाती है, इसलिए उन पर लगने वाला कर भी जो क्या होता है, स्थानांतरित होते जाता है। अब यहाँ देखिए आपको अलग अलग प्रकार से जो कर देखने को मिलेंगे। तो हम सिंपल अगर देखें तो जैसे आयकर का जो भूमिका रहती थी भारत के कर राजस्व में, यहाँ पे भारत का अप्रत्यक्ष कर जो है, यहाँ पे प्रत्यक्ष कर की अगर बात करें 55% यहाँ पर राजस्व में हिस्सा रहता था, परंतु अप्रत्यक्ष कर का जो हिस्सा है वो हमको 45% देखने को मिलता है। तो देखिए काफ़ी कम है यहाँ पे इससे। और अप्रत्यक्ष करों की जो प्रवृत्ति होती है प्रतिगामी होती है। प्रतिगामी का मतलब होता है, देखिए एक होता है प्रगतिशील। प्रगतिशील मतलब आय बढ़ने के साथ साथ में यहाँ पे क्या बढ़ते जाता है, आय बढ़ने के साथ साथ यहाँ पे जो है कर की जो राशि है वो बढ़ते जाती है। परंतु प्रतिगामी का मतलब इसके विपरीत, यानी कि आय बढ़ने के साथ साथ उसके कर की जो राशि है वो क्या होती है, घटते जाती है। तो इसलिए रिग्रेसिव या प्रवृत्ति प्रतिगामी इसको बोला जाता है। अप्रत्यक्ष कर के कारण ही वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य में वृद्धि होती है। और अप्रत्यक्ष कर मुख्य रूप से हम देखें तो हमको देखने को मिलता है, जैसे उत्पाद शुल्क देखने को मिलता है, साथ में हम देखें तो हमको सीमा शुल्क देखने को मिलता है। इसके अलावा हमको बिक्री कर देखने को मिलता है। तो ये सभी क्या है, एक प्रकार के अप्रत्यक्ष कर है। अब एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी, जैसे आपको पता होगा 1 जुलाई 2017 की मैं बात करूं, 1 जुलाई 2017 को एक नया कर यहाँ सामने आया, जिसे एक राष्ट्र एक कर के रूप में जाना जाता है, जिसका नाम है जीएसटी, यानी कि जो वस्तु एवं सेवा कर है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसको बोला जाता है, जीएसटी। इसके लागू होने के पश्चात जो सीमा शुल्क है, सीमा शुल्क मतलब ये वाला, सीमा शुल्क को छोड़कर सभी अन्य अप्रत्यक्ष कर समाप्त कर दिए गए, और इन करों को समाकलित रूप से जीएसटी में शामिल कर लिया गया। और जो कर है, यहाँ देखिए कर समाप्त होने का जो आशय है, हम ऐसा नहीं बोल सकते पूर्णतः समाप्त हो गए। पूर्णतः समाप्त न होकर मात्र जो वस्तु एवं सेवाओं से ये समाप्त हुए, जो कि वस्तुओं व सेवा यानी जीएसटी के अंतर्गत शामिल कर लिए गए। आयात की हुई जो वस्तु है उस पर सीमा शुल्क यानी कि कस्टम ड्यूटी के साथ अब जो है जीएसटी, जिसके अंतर्गत अगर देखें तो हमको एक आईजीएसटी पढ़ने को मिलेगा। आईजीएसटी यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स जिसको बोलते हैं, ये लगेगा। तो ये देखने को मिलता है अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अप्रत्यक्ष कर है जिनकी अगर बात करें यहाँ पे, तो हमको देखने को मिलता है पहला होता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क। केंद्रीय उत्पाद शुल्क होता क्या है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क का मतलब होता है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। इसको क्या बोला जाता है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी इसको बोला जाता है। किसको, केंद्रीय उत्पाद शुल्क को। तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क को सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी बोला जाता है। और इसकी अगर बात करें हम यहाँ पे, तो देखिए जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क है केंद्र सरकार के मतलब केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर बात करें, केंद्र सरकार देश के अंदर, मतलब एक कंट्री है, एक देश है, एक कंट्री है, उसके अंदर की बात है ना, उसके अंदर जो भी वस्तुएं यहाँ पर उत्पादित की जाती है, जो भी वस्तु उत्पादित की जाती है उस पर लगाना होता है। परंतु मादक वस्तुओं की अगर बात करें, मादक वस्तुओं में क्या क्या आती है, मादक वस्तुओं में आपको देखने मिलेगा शराब, साथ में गांजा है, तंबाकू है, इन सभी चीज़ों की अगर बात करें तो ये मादक वस्तुएं कहलाती है। इन पर उत्पाद शुल्क राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाता है। मतलब इन पर कौन लगाएगा, इन पर जो है राज्य सरकार लगाएगी। बाकी जो देश के अंदर जो भी उत्पादन होता है उस पर जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क है वो लगाने का काम कौन करेगी, केंद्रीय सरकार करेगी। ठीक है।
वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर जिसकी बात करें हम तो यहाँ पे जीएसटी देखने को मिलता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उसके लागू हो जाने से इस कर की जो संरचना है वो काफ़ी बदल चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट जो कर है अप्रत्यक्ष कर के रूप में सेवा कर देखने को मिलता है, जिसे हम बोलते हैं सर्विस टैक्स। ठीक है, सर्विस टैक्स के रूप में देखने को मिलता है, जिसे सेवा कर बोला जाता है। और विभिन्न सेवाओं को प्रदान करने के बदले, मतलब जैसे सेवाएं प्रदान की जाती है तो उन सेवाओं को प्रदान करने के बदले यहाँ पे लिया जाने वाला जो कर होता है वो कहलाता है सेवा कर। और यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जो कि हम देखें तो एक समिति आई थी जिनका नाम था, समिति का नाम क्या था, चेलैया समिति। चेलैया समिति जो कि वर्ष 1991 में देखने को मिलती है। तो इसकी अनुशंसा के आधार पर वर्ष 1994 में प्रारंभ किया गया। और साथ में हम देखें तो 1 जुलाई 2017 क्या हुआ, जीएसटी लागू हो गया। तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू होने के बाद सेवा कर का जो है पृथक अस्तित्व समाप्त हो गया, यानी कि अलग से ये नहीं लगाया जाएगा। अब किस में अधिग्रहित कर लिया गया, अब ये जो है सेवा कर जीएसटी के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो ये तो बात हो गई सेवा कर से संबंधित। इसके अलावा सेवाओं से संबंधित कुछ फैक्ट और देख लेते हैं। जैसे वर्तमान में नकारात्मक सूची में शामिल 17 सेवाओं के अतिरिक्त अन्य सेवाओं पर सेवा कर लागू है। और एक और चीज़ हमको देखने को मिलती है 88वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, यानी कि संविधान संशोधन है, उसके द्वारा सेवा कर को संवैधानिक दर्जा देते हुए आर्टिकल नंबर 268 का ए एवं केंद्रीय सूची में इसको 92C के तहत इसको जोड़ा गया है। ठीक है, मतलब संवैधानिक जो है संशोधन करके इसको संवैधानिक दर्जा मिल गया है और यहाँ पे इसको जोड़ लिया गया है। और एक और चीज़ देखिए, जो स्वच्छता है, यानी कि हम बात करें स्वच्छ पर्यावरण उपकर है, उसको छोड़कर अन्य सभी उपकर एवं अधिभार वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत शामिल कर लिए गए वर्तमान में। तो ये हो गया हमारा सेवा कर के संबंध में। उसके बाद देखिए आपको देखने को मिलता है सीमा शुल्क। सीमा शुल्क मतलब होता है कस्टम ड्यूटी, इसको क्या बोला जाता है, कस्टम ड्यूटी इसको बोला जाता है सीमा शुल्क को। और सीमा शुल्क एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, तो हम अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत ही पढ़ रहे थे, ये ज़्यादा हमको याद नहीं रखना। और ये क्या होता है, निर्यात मतलब एक्सपोर्ट, और साथ में जो है आयात यानी कि इंपोर्ट। तो निर्यात और आयात, जो देश से निर्यात की जाने वाली कुछ वस्तुएं तथा जो विदेशों से आयात की जाने वाली सभी वस्तुओं पर यह लगाया जाता है। और इसी आधार पर सीमा शुल्क को 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में कैसे, एक तो होता है निर्यात और एक होता है आयात। निर्यात सीमा शुल्क और एक आयात सीमा शुल्क इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। निर्यात मतलब एक्सपोर्ट ड्यूटी और आयात मतलब इंपोर्ट ड्यूटी इसको बोला जाता है। सीमा शुल्क से जुड़े सभी विषय हम देखें तो ये जो होता है केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, जिसे हम बोलते हैं CBEC। CBEC का मतलब क्या होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स के अंतर्गत ये सारे जो है इसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है। और ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड हम देखें तो यहाँ पे वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत शामिल किया जाता है। उसके बाद देखिए केंद्रीय बिक्री कर। केंद्रीय बिक्री कर क्या होता है, केंद्रीय बिक्री कर का मतलब होता है, यहाँ पे देखें इसको सेंट्रल सेल टैक्स बोला जाता है, CST इसको बोला जाता है, सेंट्रल सेल टैक्स। और केंद्र सरकार द्वारा 2 राज्यों के मध्य, 2 राज्य मतलब कोई भी राज्य हो सकते हैं, 2 राज्य जो भारत के अंतर्गत है, केंद्र सरकार के द्वारा 2 राज्यों के मध्य अगर वस्तुओं का व्यापार किया जाता है तो उस पर लगने वाला कर को केंद्रीय बिक्री कर कहा जाता है। और जीएसटी के लागू होने के बाद इसे क्या कर दिया गया है, क्रॉस यानी कि समाप्त कर दिया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए एक इंपॉर्टेंट कर देखने को मिलता है जिसका नाम है मूल्यवर्धित कर। मूल्यवर्धित का मतलब होता है, इसको बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स, यानी कि जिस प्रकार उत्पादन किया जाता है, उत्पादन करने के पश्चात जो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, तो जिस प्रकार उत्पादन से लेकर जो उपभोक्ता तक की पहुंचने की प्रक्रिया होती है उसमें जो है ये कर को जोड़ा जाता था। तो इसका अगर बात करें तो एक समिति आई थी जिसका नाम था असीम दास गुप्ता समिति। असीम दास गुप्ता समिति की संस्तुति पर भारत में वेट लागू हुआ था। और कोई भी वस्तु उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचने के क्रम में कई चरणों से गुजरती है। मतलब जब हम उत्पादन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो वो जो कंज्यूमर है उस तक पहुंचने के लिए यहाँ पे बहुत सारी स्टेप्स का उसको सामना करना पड़ता है यहाँ बीच में। तो उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचने के क्रम में कई चरणों से गुजरना पड़ता है। और उत्पादन से अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचने के क्रम में उसमें विभिन्न सेवाएं जुड़ती जाती है। यहाँ पे बीच में क्या होता है, विभिन्न प्रकार की सेवाएं इसमें ऐड होते जाती है। और इस पद्धति को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे किसको लागू किया गया था, वेट को, यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स जिसे हम मूल्यवर्धित कर बोलते हैं, इसको लागू किया गया, इसका विकास हुआ। और वेट उत्पादन से उपभोग तक के जो प्रत्येक चरण है उसमें आरोपित किया जाता है, यानी कि उत्पादन से उपभोग तक के जो प्रत्येक चरण है, 1 2 3 4 जितने भी होते हैं, उस पर प्रत्येक जगह वेट हमको देखने को
मिलता है। इस प्रणाली के माध्यम से करों की बहुलता को समाप्त करने का प्रयास किया गया और वेट लागू होने से पहले विभिन्न राज्यों द्वारा वस्तुओं के उत्पादन पर विभिन्न प्रकार के कर लगाए जाते थे, जिससे वस्तुओं के मूल्य में बड़ी जो असमानता देखने को मिलती थी। इसी कारण से वस्तुओं के मूल्य विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न देखने को मिलते और वेट व्यवस्था, वेट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स जो प्रणाली है उसमें संपूर्ण भारत क्षेत्र में चुंगी तथा चुंगी कर जिसे हम बोलते हैं और प्रवेश कर को छोड़कर शेष जो सभी शुल्क है उसको समाप्त कर दिया गया। स्वीकृत व्यवस्था पर जो है निगरानी रखने हेतु सभी व्यापारियों को एक टिन नंबर TIN नंबर यहाँ पे देखने को मिलता है। टिन नंबर दिया गया, टिन संख्या दी गई। वस्तु एवं सेवा कर लागू होने मतलब जब GST लागू हुआ तो GST लागू होने पर जो मूल्य वर्धित कर है यानी कि वेट है यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स है, इसको समाप्त कर दिया गया GST के पश्चात। और वेट प्रणाली की कुछ मुख्य विशेषताएं भी हमको देखने को मिलती है, जैसे कि भारत में वेट व्यवस्था जो है 1 अप्रैल भारत में वेट व्यवस्था जो है 1 अप्रैल 2005 से 22 राज्यों तथा 5 केंद्र शासित प्रदेश में लागू की गई थी। इसके पश्चात 2007 में तमिलनाडु तथा पुदुचेरी में, 1 जनवरी 2008 को उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। साथ में हम देखें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, इन जगह हमको जो है ये जो बिक्री कर है यहाँ पे नहीं था, अतः यहाँ पे वेट भी अस्तित्व में नहीं था। वेट को लागू करने वाला प्रथम राज्य हम देखें तो हरियाणा देखने को मिला और अंतिम राज्य उत्तर प्रदेश देखने को मिला। हालांकि GST लगने के पश्चात इसको समाप्त कर दिया गया है। तो ये हमने देखे यहाँ पे मूल्य वर्धित जो कर है उसके बारे में यहाँ पे देखें। इसके बाद आपको जो है एक दो चीज़ और देखने को मिलती है यहाँ पे, जिसको बोला जाता है यहाँ पे, चलो हम इसके बारे में यहाँ थोड़ी सी चीज़ बता देता हूँ। एक होता है उपकर। उपकर मतलब होता है क्या? उपकर मतलब होता है शेष, ठीक है। और एक होता है अधिभार, ठीक है। एक क्या होता है? अधिभार। अधिभार का मतलब होता है सरचार्ज, ठीक है। एक होता है शेष और एक होता है अधिभार, और दोनों का मतलब यहाँ देखें तो उपकर का मतलब जो होता है शेष होता है और अधिभार का मतलब होता है सरचार्ज, ठीक है। तो कर की जो दर है उस पर लगाया गया, मतलब यहाँ पे हम देखें शेष के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। यानी कि कर आधार पर लगाया गया जो अन्य कर है उस पर, उसको जो उपकर बोला जाता है। परंतु अगर अधिभार की अगर बात करूँ तो अधिभार का मतलब क्या होता है? कर की दर पर लगाया गया अतिरिक्त कर भार जो कहलाता है क्या? सरचार्ज कहलाता है। जैसे यहाँ उपकर में क्या होता है? कोयले पर लगाया गया स्वच्छ पर्यावरण का जो है उपकर कहलाता है। और यहाँ पे सेवा कर पर लगाया जाता है, सेवा कर पर 0.5 का जो % है वो लगाया गया, क्या कहलाता है? सरचार्ज कहलाता है। तो बेसिक चीज़ें थी। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं GST के बारे में। कुछ और चीज़ें बचेगी तो वो हम देखेंगे कहाँ पे? वो देखेंगे हम नेक्स्ट जो क्लास है उसमें देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम बाकी की चीज़ें देखने वाले हैं। तो GST होता क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको समझा देता हूँ। वस्तु एवं सेवा कर जिसको बोला जाता है, तो यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा बता देता हूँ आपको। बाकी की जो विस्तार से चीज़ें हैं वो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। तो इसको बोला जाता है यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको बोला जाता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स मतलब वस्तु एवं सेवा कर इसको बोला जाता है। और GST एक प्रकार की एकीकृत कर प्रणाली है। एकीकृत कर प्रणाली मतलब सभी अप्रत्यक्ष करों को इसमें शामिल कर दिया गया है और इसको लागू होने के पश्चात अन्य जो कर है वो समाप्त कर दिए गए हैं, जिसमें केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा वस्तु एवं सेवा पर जो है विभिन्न चरणों में लगाए जाने वाले जो कर है उसको समाप्त करके एक एकीकृत कर प्रणाली कर लगाने की जो व्यवस्था है वो की गई है। और आर्टिकल नंबर 366 की बात करें, जो कि यहाँ पे संशोधित के अनुसार पीने योग्य जो अल्कोहल है उसको छोड़कर किसी भी वस्तु एवं सेवा कर पर लगने वाला जो कर है वो वस्तु एवं सेवा कर, मतलब किसी भी वस्तु एवं सेवा पर लगने वाला जो कर है वो वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत देखने को मिलता है, यानी GST के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो 1 जुलाई 2017 को आपको पता होगा GST को लागू किया गया। और भारतीय जो GST मॉडल है वो कहाँ से लिया गया? कनाडा के अंतर्गत जो उपभोग वेट मॉडल है, उपभोग वेट मॉडल पर यह आधारित है। इसके साथ ही हमको देखने को मिलता है, देखिए यहाँ पे GST का प्रारूप देखने को मिलता है। तो GST का प्रारूप देख सकते हैं आप, देखिए क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है GST के अंतर्गत। तो GST के अंतर्गत हम देख सकते हैं यह कुछ अपवादों को छोड़कर राष्ट्रीय स्तर पर एक देश एक कर प्रणाली की अवधारणा पर आधारित है। क्योंकि पूर्व में देश में केंद्रीय उत्पाद शुल्क, देखिए आपको देखने मिला केंद्रीय उत्पाद शुल्क, साथ में हम देख सकते हैं सीमा शुल्क, विशेष अतिरिक्त शुल्क देखने मिला, राज्य स्तर पर बिक्री प्रवेश शुल्क, मनोरंजन शुल्क, विलासिता शुल्क, ये सभी कर आरोपित किए जाते थे। तो इन सभी करों को किसके अंतर्गत शामिल कर लिया गया? इन सभी कर को GST के अंतर्गत देखने को मिलता है। और GST द्वारा प्रतिस्थापित यानी कि उसके अंदर जो विभिन्न प्रकार के कर को अधिग्रहित किया गया है वो हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको
टैक्स सब्स्यूम्ड अंडर जीएसटी। तो केंद्रीय जीएसटी द्वारा प्रतिस्थापित होने वाले कुछ कर है और राज्य जीएसटी के द्वारा प्रतिस्थापित होने वाले कुछ कर है। तो यहाँ देखिए आपको केंद्रीय उत्पाद शुल्क ये देखने को मिलता है, जो कि केंद्रीय जीएसटी मतलब जो केंद्र के द्वारा यहाँ देखने को मिलता है, केंद्र के अंतर्गत आता है, जीएसटी में शामिल हो गया। अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सेवा कर, प्रतिकारी शुल्क, उसके बाद हम देखें अतिरिक्त सीमा शुल्क, साथ में हम देखें केंद्र द्वारा लगाए जाने वाले अधिभार तथा उपकर देखने को मिलता है। उसके बाद देखिए वेट यानी वैल्यू एडिड टैक्स जो राज्य के अंतर्गत था, ये आपको देखने को मिलता है जीएसटी के अंतर्गत। खरीद कर, मनोरंजन कर, विलासिता शुल्क, उसके बाद देखिए प्रवेश शुल्क देखने को मिलता है, चुंगी। उसके अलावा विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट, जिसकी बात करें तो अखबार है, टीवी है, रेडियो, इन सभी को छोड़कर हमको यहाँ विज्ञापन शुल्क देखने को मिला, तो जो कि जीएसटी में शामिल कर लिया गया है। लॉटरी व जुआ पर लगने वाला जो कर है, राज्य द्वारा लगाए जाने वाले अधिभार एवं उपकर आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे जीएसटी का जो इतिहास है, कुछ बेसिक चीज़ें हम देख लेते हैं यहाँ पे फटाफट। देखिए सन 2000 की बात करें तो केंद्र सरकार ने जीएसटी पर विचार विमर्श करने के लिए एक समिति का गठन किया था, जिसका नाम था असीम दास गुप्ता समिति, और ये असीम दास गुप्ता की अध्यक्षता में बनाई गई थी। फिर वर्ष 2003 में एक अप्रत्यक्ष कर पर गठित एक केलकर समिति आई थी, जिसने वेट सिद्धांत पर आधारित वस्तु एवं सेवा कर का सुझाव दिया। साथ में 2006 और 2007 की बात करें तो इसमें बजट में तत्कालीन जो वित्त मंत्री थे पी चिदम्बरम, इन्होंने वर्ष 2010 से जो है जीएसटी लागू करने का प्रस्ताव रखा। इसके पश्चात भारत में जीएसटी को लागू करने की जो सिफारिश है सबसे पहले 13वें वित्त आयोग इसमें देखने को मिली। वर्ष 2011 में जीएसटी विधेयक 115वां संविधान संशोधन विधेयक के रूप में यहाँ सामने आया, परंतु ये जो है सफल रहा। फिर भारत में 17 लगभग जो है 17 वर्षों से अधिक का इतिहास रहा और फाइनली 1 जुलाई 2017 को ये जो है साकार हो सका, यानी कि जीएसटी यहाँ फाइनली लागू कर दिया गया। क्या संवैधानिक प्रावधान 122वां संविधान संशोधन विधेयक था, ये आपको याद रखना, और 101वां संविधान संशोधन था, ठीक है, जिसके आधार पर यहाँ पे जीएसटी को लागू किया गया। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है किसके अंतर्गत, जीएसटी के अंतर्गत। अब आप देखिए जीएसटी के प्रकार देख लेते हैं, तो ये हमारा जीएसटी यहाँ पे जो है उसमें संबंधित देख लेंगे, और जीएसटी का जो अन्य चीज़ें हैं वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए जीएसटी के जो प्रकार है वो हमको देखने को मिलते हैं, कितने प्रकार की जीएसटी जो है 4 प्रकार से देखने को मिलता है। कौन कौन से 4 प्रकार, कौन कौन से? एक तो होता है केंद्रीय जीएसटी, एक होता है राज्य जीएसटी, एक होता है एकीकृत, मतलब यहाँ पे देखें तो एकीकृत इंटीग्रेटेड जीएसटी इसको बोला जाता है, और एक यूटी जीएसटी बोला जाता है, यानी कि संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में यहाँ पे जीएसटी देखने को मिलता है। तो केंद्रीय जीएसटी का अगर बात करूँ तो केंद्रीय जीएसटी के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति पर कर लगाया जाता है और वह वसूल भी इसके द्वारा किया जाता है। जैसे यहाँ देखें तो वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले जो कर है उसमें हमको उत्पाद शुल्क देखने को मिलता है, ठीक है, उत्पाद शुल्क देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आबकारी शुल्क, आबकारी का अतिरिक्त शुल्क है, सीमा शुल्क है, इन सभी को देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त कुछ सेवाएं, वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति संबंधित जो कर है वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं, केंद्रीय जीएसटी के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। फिर राज्य जीएसटी, राज्य जीएसटी मतलब एसजीएसटी या स्टेट जीएसटी इसको बोला जाता है। राज्य जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत वस्तु एवं सेवाओं पर राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले जो कर है उनको जो है राज्य मतलब वेट कर यहाँ पे देखा जाता है। वेट यानी वैल्यू एडिड टैक्स, कर क्रय कर जो होता है, चुंगी होता है, प्रवेश शुल्क है, और अन्य प्रकार के कर जो है किसके अंतर्गत शामिल किया जाता है, राज्य जीएसटी के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। एक आर्टिकल हम देखें 366, तो 366 के अनुसार जो है यहाँ पे इसके अनुसार यानी संशोधित जो है उसके अनुसार जीएसटी के संबंध में राज्य शब्द का आशय सभी राज्यों तथा उन केंद्र शासित प्रदेशों से है जिनमें यह जो है विधानसभा शामिल होती है। फिर हम देखें एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी, जिसे एकीकृत जीएसटी बोला जाता है, और ये जो होता है जीएसटी एकीकृत जीएसटी का प्रावधान यहाँ देख सकते हैं आईजीएसटी इसको बोला जाता है, और वस्तु एवं सेवा पर लगाया जाने वाला वह कर जो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाए और वसूल किया जाए। आईजीएसटी के अंतर्गत प्राप्त कर की जो राशि है राज्यों को होने वाले राजस्व की क्षति हेतु यहाँ पे वितरित की जाती है। तो ये हो गया एकीकृत। एक और होता है संघ क्षेत्र का जीएसटी। संघ क्षेत्र का जीएसटी मतलब यहाँ देखें यूनियन टेरिटरी का जो जीएसटी है वो बोला जाता है। यहाँ पे वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली के तहत यहाँ पे यूटी जीएसटी की व्यवस्था का प्रावधान उन केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी है जहाँ उनकी अपनी विधानसभा नहीं है, जैसे कि अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप, दमन है, दीव है, दादर नागर हवेली है। इन सभी यूनियन टेरिटरी में जो जीएसटी है यहाँ पे इसका प्रावधान देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हमको देखने को मिली। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जो जीएसटी है वो देखिए सेंट्रल जीएसटी, इनको आप देख सकते हैं थोड़ा सा। उसके बाद एसजीएसटी देखने को मिलेगा, आईजीएसटी और यूटी जीएसटी आपको देखने को मिलेगा। साथ में जीएसटी परिषद की जो संरचना है वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। उसके बाद जो अन्य चीज़ें हैं वो यहाँ पे देखेंगे।
तो जीएसटी परिषद की जो संरचना है उससे संबंधित यहाँ देखें तो इसकी संरचना में आपको देखने को मिलेगा केंद्रीय वित्त मंत्री जो पदेन अध्यक्ष होता है, जो भी वित्त मंत्री होता है वर्तमान में कौन है आपको बताना कमेंट बॉक्स में, वो ही इसके केंद्रीय मतलब जो है पदेन अध्यक्ष होंगे। सभी राज्यों के वित्त मंत्री तथा जो राज्य है उनके द्वारा नामित अन्य मंत्री यहाँ देखने को मिलते हैं सदस्य के रूप में। ठीक है, 31 अभी वर्तमान में है। राज्य के प्रतिनिधि, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि ये देखने को मिलते हैं। यहाँ देखिए केंद्रीय जो राज्य है, केंद्रीय राज्य मंत्री, राजस्व वित्त सदस्य यहाँ देखने को मिलते हैं, और एक कोरम देखने को मिलता है 50%। ठीक है, केंद्र सरकार का जो कुल बहुमत का जो मूल्य होता है 33% देखने को मिलता है। किसी प्रस्ताव के पारित होने के लिए आवश्यक यहाँ पे 3/4 यानी 75% बहुमत होना जरूरी होता है, और सभी राज्यों का जो कुल बहुमत का मूल्य है 66% देखने को मिलता है। यानी कि देखिए 1/3 की अगर बात करें तो ये केंद्र का रहता है, और 2/3 यहाँ पे किसका रहता है, राज्यों का रहता है। तो ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा जीएसटी से संबंधित बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे। इसके बाद देखिए कुछ और चीज़ें हैं, जीएसटी का विभिन्न वर्गों का पर जो है क्या प्रभाव पड़ा, तो ये भी हमको देखने को मिलता है। जैसे पहला बात करें आम आदमी की, तो आम आदमी पर इसका जो है किस प्रकार से अनुकूल प्रभाव पड़ा, तो अधिकतर वस्तुओं पर या तो कर में छूट या तो केवल 5% कर देखने को मिला। गरीब और आम जनता को अधिकतम यहाँ पर लाभ मिला, गरीबों को उनका हक मिलना सुनिश्चित हो गया, और देश के किसी भी हिस्से में छोटे व्यापारियों के लिए समान अवसर मिले। और व्यापार और उद्योग के लिए क्या लाभ हुआ, तो पंजीकरण, कर भुगतान, रिटर्न फाइल करने एवं कर का रिफंड प्राप्त करने के लिए समान प्रक्रिया देखने को मिली। निर्माण आपूर्तिकर्ता से खुदरा विक्रेता तथा टैक्स क्रेडिट के निर्बाध प्रवाह से करों पर जो कर है उसका उन्मूलन देखने को मिला। अर्थव्यवस्था में क्या लाभ हुआ, तो एकीकृत जो साझा राष्ट्रीय बाजार है उसका निर्माण देखने को मिलता है। भारत को एक विनिर्माण केंद्र यानी मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, निवेश और निर्यात को बढ़ावा देना, साथ ही आर्थिक वृद्धि में 1.5 से 2% तक यहाँ पे अतिरिक्त वृद्धि देखने को मिलती है। सरल कर व्यवस्था की अगर बात करें तो सरल कर व्यवस्था के अंतर्गत देखें तो वस्तु एवं सेवाओं पर लगने वाले जो वर्तमान अनेक कर है उनकी जगह एक कर से जो है आसानी से देखने को मिलती है। कम छूट के साथ सरल कर व्यवस्था है। देश भर में नियम प्रक्रियाओं एवं कर की दरों में एकरूपता देखने को मिलती है। तो ये अलग अलग प्रकार से कुछ प्रभाव थे। फिर जीएसटी की सीमा से बाहर रखे गए जो कुछ चीज़ें हैं, तो देखिए जीएसटी की सीमा से बाहर रखे गए जो चीज़ है शराब है, रियल एस्टेट है, 5 प्रकार के पेट्रोलियम उत्पाद, ये सभी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। उसके बाद देखिए आपको जीएसटी जो परिषद है उसका निर्णय देखें तो देखिए जीएसटी से छूट के लिए सीमा जो है 20 लाख रुपए होगी, और विशेष राज्यों के लिए जो है 10 लाख रुपए होगी। समेकित छूट सीमा 50 लाख रुपए। जैसे अगर बात करें व्यापारी है 1%, निर्माता है 2%, रेस्टोरेंट है 3%, और सरकारी मौजूदा क्षेत्राधिकारी छूट योजनाओं को जो है प्रतिपूर्ति योजना में बदल सकती है। कर दर की अगर बात करें तो हमको देखने को मिलता है, देखिए यहाँ पे हमको देखेंगे तो देखिए यहाँ पे 5, 12, 18, 28% देखने को मिलती है। कुछ वस्तुओं और जो सेवाएं होती है कुछ यहाँ पे देखें तो कुछ वस्तुओं और सेवाएं जीएसटी से मुक्त रखी गई है। साथ में हम देख सकते हैं देखिए 101वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था 2016 में, जिसके अंतर्गत कुछ आर्टिकल्स यहाँ डिफाइन किए गए जिसमें जीएसटी का वर्णन है। तो देखिए पहला जो आर्टिकल है जैसे 246 की बात करें तो आर्टिकल नंबर 246 क्या बोलता है, संसद को सीजीएसटी व आईजीएसटी लगाने का अधिकार होगा और राज्यों को एसजीएसटी लगाने का अधिकार होगा। दूसरा जो है 269 यानी कि 269 की अगर बात करें तो केंद्रीय बिक्री कर इसके अंतर्गत देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर जो है कर लगाया जाएगा। फिर आर्टिकल नंबर 269 यानी कि 269 का ए, जिसके अंतर्गत आईजीएसटी यानी कि इंटीग्रेटेड जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत अंतर्राज्यीय विनियमन पर लगेगा ये, आयात पर सीमा शुल्क प्लस आईजीएसटी यहाँ लगेगा। अंतिम राज्य का यहाँ जो है मतलब जहाँ पर वस्तु को उपभोग किया जाना है। फिर उसके बाद स्पेशल इकोनॉमिक जोन जहाँ SEZ जिसे बोलते हैं, इस पर वस्तु सेवा जो है बाहर निकलने पर आईजीएसटी लगेगा। फिर आर्टिकल नंबर 268 यानी कि 268 के ए में हमको सर्विस टैक्स से ये जो है आर्टिकल ऑफ संविधान से हटा दिया गया है। 270 में क्या देखने को मिलता है, बेकर जो केंद्र लगाता है, वसूलता है तथा केंद्र और राज्यों के बीच में बढ़ते हैं। जैसे हम यहाँ देखें तो 4 प्रकार से जीएसटी, देखिए यहाँ पे जीएसटी जो है आईजीएसटी और यहाँ पे आईजीएसटी का आधा हिस्सा भी यहाँ देखने को मिलता है। तो ये संवैधानिक प्रावधान था। संवैधानिक प्रावधान मतलब 101वां संविधान संशोधन हुआ मतलब संविधान में, और जिसके तहत यहाँ पे जीएसटी को जोड़ा गया 1 जुलाई 2017 को। और 1 जुलाई को आपको पता होगा कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है, जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, पूरे भारत में। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है जीएसटी के अंतर्गत। तो आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। इसके बाद हम देखेंगे केंद्रीय कर एवं राज्य कर के बारे में, तो बाकी जो है अन्य क्लास में हम देखेंगे। यहाँ पर हमने अप्रत्यक्ष कर के बारे में बात की है और विभिन्न प्रकार
प्रकार के अप्रत्यक्ष कर जो पहले बहुत अधिक लगाए जाते थे वो अभी अधिग्रहित कर लिए गए, किसके तहत? अभी अधिग्रहित कर लिए गए हैं जीएसटी के तहत। तो ये आपको ध्यान में रखना है जीएसटी के बारे में मुख्य रूप से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।